मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रही हूँ 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हिस्ट्री का 4th लेसन, महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। तो देखते हैं भाई क्या है इस लेसन में। At the beginning of the 17th century यानी Christian era, most of the territory in Maharashtra was under the control of Nizam Shah of Ahmednagar and Adil Shah of बीजापुर। तो ये जो निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर और आदिल शाह ऑफ बीजापुर के बारे में आप लोग 5th स्टैंडर्ड से सुनते आ रहे, 4th स्टैंडर्ड से सुनते आ रहे हैं और मैंने कहा भी है आप लोगों को कि आगे भी आप लोगों को इनके बारे में लेसन्स आने वाले हैं। तो छोटी छोटी बातें जो है वो आप ध्यान में रखिए क्योंकि आगे आगे डिटेल में आते रहेगा आप लोगों को एक एक टॉपिक। ओके, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th century Christian era, most of the territory in Maharashtra was under the control of Nizam Shah of अहमदनगर एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर। तो शुरुआत में 17th सेंचुरी की शुरुआत में जो निज़ाम शाह और आदिल शाह थे उन लोगों के ही कब्जे में थे, उनके ही कब्जे में था पूरे महाराष्ट्र का कंट्रोल। द मुगल हैड एंटर्ड खानदेश, और जो मुगल्स थे उन लोगों ने खानदेश में प्रवेश किया। Their objective was to expand their power in the south। तो उन लोगों को क्या करना था, उन्हें उनका जो पावर था वो साउथ में बढ़ाना था। There were settlement of Siddhi people who had come from Africa। तो वहाँ पर सिद्धि के लोग रहते थे जो अफ्रीका से आए थे। Along with coastline of कोंकण, तो वो लोग कहाँ रहते थे, कोंकण के किनार पट्टी के पास रहते थे। कोस्ट लाइन यानी समुद्र किनारा। द कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द पोर्तुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच एंड द डच हु हैड कम फ्रॉम यूरोप वॉज गेटिंग इंटेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अभी ये जो पोर्तुगीज थे, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, डच लोग थे, तो इन लोगों के आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। देयर वॉज स्टिफ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग्स्ट देम टू कैप्चर द मार्केट्स ऑफ ट्रेड। तो किस बात के लिए उन लोगों में लड़ाइयाँ होती थी और कंपटीशन उनका बढ़ते जा रहा था कि कौन सबसे ज़्यादा मार्केट जो है, व्यापार जो है उसके ऊपर कब्जा करेगा या ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हासिल करेगा। द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन गोवा एंड वसई ऑन द वेस्टर्न कोस्ट लाइन। ये जो पोर्तुगीज लोग थे उन लोगों ने ऑलरेडी गोवा और वसई के वेस्टर्न कोस्ट लाइन को उनका रूल एस्टैब्लिश कर दिया था। द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच हैड फाउंड एन एंट्री थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज। और ये जो थे ना ब्रिटिश, डच और जो फ्रेंच थे, इन लोगों ने बिजनेस करने के सिलसिले से अंदर आए और उन्होंने अपने फैक्ट्रीज का सेटअप किया और अपने ट्रेडिंग कंपनीज भी उन लोगों ने बनाए। वो आए क्यों, व्यापार करने के हिसाब से अपने इधर ये लोग आए थे। ऑल दीज पावर्स असेस्ड द स्ट्रेंथ ऑफ अदर पावर्स। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो पावर है वो दूसरे का जो पावर है उसको वो लोग आजमाते रहते थे। kept themselves safe, और अपने आप को वो लोग सेफ भी रखते थे। and tried to dominate as much as possible, और एक दूसरे को डोमिनेट करने की भी कोशिश करते थे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरे सामने तुम लोग कुछ भी नहीं, तो ऐसे दिखाते थे लोग। दिस कॉन्फ्लिक्ट हैड क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी। तो ये जो लड़ाइयाँ इन लोगों में चल रही थी तो उससे क्या हो रहा था, इंस्टेबिलिटी
यानी अस्थिरता हो रहा था, एंड इनसिक्योरिटी और असुरक्षितता महसूस होती थी इन महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो जैसे पिछले लेसन में भी हम लोगों ने देखा है ना कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पर आकर उन लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे। These different people from Europe were called टॉपकर। तो ये जो यूरोप के जो अलग लोग आए हुए थे अपने यहाँ पर, उन्हें टॉपकर कहा जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टमरी हेड गेयर। तो वो लोग जो उनके बाल में वो हेड गेयर करके आता है ना, वो टोपी के जैसा वो हैट टाइप, इसके लिए उनको टॉपकर कहते थे। इट इज़ नेसेसरी टू गेट acquainted with the village, Mauja, Kasba and Pargana to understand the nature of settlements in that period, as also of the officers that formed a link between the rulers and their subjects, and also the markets and the craftsmen। अभी शिवाजी महाराज के पहले कि जो लोग रहते थे तो उनके विलेज कैसे होते थे, उनका कस्बा कैसा होता था, परगना, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी चाहिए। जो नेचर ऑफ सेटलमेंट्स था उस ज़माने में, तो उनका आपस में क्या लिंक था, रूलर्स कैसे थे, रूलर्स और जो सब्जेक्ट्स थे, एंड ऑल्सो द मार्केट्स एंड द क्राफ्ट्समैन। तो क्राफ्ट्समैन जो थे, मार्केट्स थे, इन लोग का आपस में किस तरह का रिश्ता था, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेना जरूरी है। परगना वॉज मेड अप ऑफ मेनी विलेजेस। जो परगना होता है वो बहुत विलेजेस से बनाया जाता है। जनरली द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ परगना वॉज कॉल्ड कस्बा। जो हेड क्वार्टर्स होता है परगना का, उसे कस्बा कहते हैं। अ विलेज स्मॉलर देन अ कस्बा वॉज कॉल्ड मौजा। अभी कस्बा से छोटा, अ विलेज स्मॉलर देन कस्बा वॉज कॉल्ड मौजा। अभी फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ सकता है आप लोगों को। लेट अस गेट एक्वेंटेड इन ब्रीफ विथ विलेज, कस्बा एंड परगना रिस्पेक्टिवली। तो अभी हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिटेल में समझते हैं विलेज के बारे में, कस्बा के बारे में और परगना के बारे में। विलेज, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस। बहुत सारे लोग कहाँ पर रहते थे? गाँव में रहते थे, जिसे मौजा कहते थे। अ विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड मौजा। द चीफ ऑफ द विलेज वॉज द पाटिल। तो विलेज का चीफ कौन होता था? तो पाटिल होता था। ही यूज्ड टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन होती थी उसको वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ करने की कोशिश करता था। When there was any dispute in village, गांव में कुछ झगड़े वगैरह हो रहे क्या, तो पाटिल रिजॉल्व्स इट एंड मेड पीस। तो गांव में लोग रहते आपस में, उनके झगड़े वगैरह होते थे तो पाटिल उनमें सुलह कराते थे और गांव में पीस मेंटेन करते थे। कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन हीज वर्क। और पाटिल को हेल्प कौन करता था? कुलकर्णी करते थे, उनके काम में हेल्प करते थे। द कुलकर्णी केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ द रिवेन्यू दैट वॉज कलेक्टेड। तो कुलकर्णी क्या करते थे? वो जो रिवेन्यू होता था तो उसको जो भी वो महसूल बोलते हैं ना, वो जमा किए हुए रहते थे, तो उसका सब हिसाब किताब रखने का काम कुलकर्णी करते थे। देयर वेर वेरियस आर्टिजन्स इन द विलेज। दे हैड हेरेडिटरी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन। और गांव में कुछ कारागिर होते थे, तो क्या होता था, वो जनरेशन से अगर कारपेंटर है तो उसका फैमिली से वो कारपेंटरी ही करते चला आता है। जो पॉटर है तो वो लोग पॉटर्स ही, उनके फैमिली में के जो बच्चे होते हैं वो भी पॉटर बनते, फिर उनके बच्चे पॉटर बनते। तो इस तरह से हेरेडिटरी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन। तो जो काम वो लोग जनरेशन से करते आ रहे हैं तो वही उनका काम होता था।
The peasants gave a share of their agricultural produce to the artisans for the service they rendered to the village community. This share was known as baluta. तो गांव में अगर कुछ भी लगता है तो ये लोग जो थे व्यापार करने वाले लोग जो थे, वो जो चीज़ें बनाने वाले लोग होते थे, तो वो लोग चीज़ों के बदले में जो एग्रीकल्चर जो खेती में जो अनाज वगैरह उगता है उसमें का उन लोगों को हिस्सा दिया जाता था। जो हिस्सा उन्हें देते थे उसे ही बलूता कहते हैं। तो उनके चीज़ों के रिटर्न्स में उन्हें खेत में का अनाज देते थे, ठीक है, तो उसे ही बलूता कहते हैं। कस्बा, अ कस्बा वॉज लाइक अ बिग विलेज। कस्बा यानी बिग विलेज के जैसा होता है। इट वॉज यूजुअली द हेडक्वार्टर ऑफ परगना। एग्जाम्पल, इंदापुर कस्बा ऑफ इंदापुर परगना, वाई कस्बा ऑफ वाई परगना वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दोज परगनास। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। तो उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, व्यवसाय क्या था, तो एग्रीकल्चर था। देयर वेर स्किल्ड आर्टिजन्स लाइक कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स एटसेट्रा इन अ कस्बा। अभी वहाँ पर जो भी कारपेंटर्स और ब्लैकस्मिथ्स होते थे तो वो लोग कैसे होते, एकदम ऐसे उनके काम में एकदम मास्टर रहते थे। देयर वॉज यूजुअली अ मार्केट यानी पेट adjacent to a kasbah. The shete of Mahajan were the watandars of the पेट। तो ये जो महाजन होते थे वो उस पेट के, उस मार्केट के महाजन होते थे। एवरी विलेज डिड नॉट नेसेसरीली हैव अ पेट। लेकिन हर विलेज में पेट हो ही ऐसा जरूरी नहीं था। द सेटिंग अप ऑफ अ पेट वॉज द जॉब ऑफ द शेट्स एंड द महाजन। अभी ये जो पेट की जो सेटिंग करते थे वो कौन करते थे, तो सेठ और महाजन लोग करते थे। फॉर दैट दे रिसीव्ड सम लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सम राइट्स फ्रॉम द विलेजर्स। और इस काम के लिए उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ज़मीन दी जाती थी और कुछ अधिकार जो उन्हें गांव वाले देते थे। द महाजन मेंटेन्ड द अकाउंट ऑफ द पेट। और जो ये महाजन होते थे वो लोग पेट का जो अकाउंट है उसे मेंटेन करते थे। डू यू नो, एज पर द ऑर्डर ऑफ वीर माता जीजाबाई अ पेट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन पशन नियर पुणे। It was called Jijapur. Malpura, Khelpura, Paraspura, Vithapura in Aurangabad are also new pet established in the name of Maloji, Kheloji, Parasoji and Parsoji and Vithoji respectively. Shivapur adjacent to Khed was a pet established in the name of शिवाजी महाराज। ये तुम लोगों के नॉलेज के लिए उन्होंने दिया हुआ है। लेट्स लर्न द वर्ड्स बुद्रुक एंड खुर्द आर यूज्ड टू शो दैट द टू विलेजेस आर डिफरेंट। द ओरिजिनल टाउन इज बुद्रुक एंड द न्यू वन इज खुर्द। फॉर एग्जाम्पल, वडगांव बुद्रुक एंड वडगांव खुर्द। समझ में आया तुम लोग को? बुद्रुक और खुर्द, इस तरह के टू टाइप्स होते थे विलेज में, डिफरेंट टाइप। टू विलेजेस आर डिफरेंट, बुद्रुक एंड खुर्द। द ओरिजिनल टाउन इज बुद्रुक, ठीक है, जो ओरिजिनल टाउन है उसे बुद्रुक कहते हैं। एंड द न्यू वन इज खुर्द। ओके, वडगांव बुद्रुक यानी मेन जो वडगांव जो है वो बुद्रुक है, फिर जो न्यू आएगा वो वडगांव खुर्द है, ठीक है। परगना, मेनी विलेजेस टुगेदर मेड अ परगना बट द नंबर ऑफ विलेजेस वॉज नॉट द सेम इन ऑल परगनास। अभी बहुत सारे विलेज मिलाकर एक परगना होता है, ठीक है।
लेकिन एक परगना में सेम नंबर ऑफ विलेजेस ही रहेंगे ऐसे कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द पुणे परगना वॉज अ बिग परगना। इट कंसिस्ट ऑफ 290 विलेजेस। देयर वेर 64 विलेजेस इन द चाकन परगना। तो देखो, हर परगना में विलेजेस कम ज़्यादा है। द शिरवाल परगना वॉज स्मॉल। It had only 40 villages. The Deshmukh and the Deshpande were the वतनदार officers of the परगना। अंडरलाइन करना इसको, फिल इन द ब्लैंक्स में या आंसर इन वन सेंटेंस में ये आएगा आपको। तो परगना के वतनदार कौन थे? तो देशमुख एंड देशपांडे थे। द देशमुख वॉज द चीफ ऑफ पाटिल इन द परगना। द देशमुख डिड एट द परगना लेवल व्हाट द पाटिल डिड एट द विलेज लेवल। तो जो देशमुख होते हैं, जो पाटिल को पावर होते हैं विलेज लेवल तक, वैसे देशमुख को पावर होते हैं परगना लेवल तक। यानी देशमुख के अंडर कितने सारे विलेजेस आते हैं और पाटिल के अंडर सिर्फ एक ही विलेज होता है। द देशपांडे वॉज द चीफ ऑफ ऑल कुलकर्नीज इन द परगना। अभी कुलकर्णी क्या करते हैं? हिसाब किताब रखते हैं महसूल का, ठीक है। तो जितने भी कुलकर्नीज है परगना में, वो उनका चीफ कौन रहेगा? देशपांडे रहेगा। द देशपांडे डिड एट द परगना लेवल द वर्क दैट कुलकर्नीज डिड एट द विलेज लेवल। अभी जो कुलकर्नीज है वो एक विलेज के लिए काम करेंगे, और जो देशपांडेज है उनके अंडर परगना में जितने विलेजेस आते हैं उसके लिए वो लोग काम करते है। These वतनदार ऑफिसर्स वेर द लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो ये जो वतनदार होते हैं, तो वो लोग और गवर्नमेंट के बीच में लिंक करने का काम करते हैं। ये लोग बीच के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एनिमी इन्वेजन और ड्रॉट, these वतनदार्स represented the grievances of the people to the government। अभी कभी कभी क्या होता है, अचानक से बाढ़ आ जाता है, या फिर बाढ़ नहीं आने कुछ आफत आ जाती है, सूखा पड़ जाता है। तो इस समय में जो लोग होते हैं वहाँ पर रहने वाले, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वतनदार करते हैं, ठीक है। कहाँ गया भाई? यस, हियर। इन केस ऑफ एनिमी इन्वेजन और ड्रॉट, these वतनदार्स represented the grievances of the people to the government. Sometimes these officers misused their powers। और कभी कभी ये लोग क्या करते हैं? अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं। They collected more money from the people than was due or did not remit the money so collected to the government in time। तो ये लोग क्या करते हैं? कभी कभी उनके पावर का वो लोग मिसयूज करते हैं, तो लोगों के पास से ज़्यादा पैसा वो लोग जमा करते हैं, और वो जमा की हुई जो रकम होती है वो लोग सरकार के इसमें गवर्नमेंट में जमा करने के लिए वो लोग समय लगाते हैं। ऑन सच ओकेजन द पीपल सफर्ड हैरासमेंट। और इस कारण जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। डू यू नो वतन इज एन अरेबिक वर्ड। ओके, अंडरलाइन करना इसको। इन महाराष्ट्र इट इज यूज्ड इज रिफर टू हेरिडिटरी लैंड फॉर विच द होल्डर डज नॉट हैव टू पे रेवेन्यू। महाराष्ट्र के अंदर
वो लोग जो वंश परंपरा से उस लैंड को यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए उन लोगों को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है, तो उसे ही वतन कहते हैं। ओके। द कैलेमिटी ऑफ फेमाइन यानी दुष्काल का संकट, सूखा पड़ जाता है ना वो। एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर, ये तो आप लोगों को पता ही है। एग्रीकल्चर जो होता है, खेती बाड़ी जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है? रेन वाटर के ऊपर। जितनी बारिश अच्छी गिरेगी उतना ज़्यादा अच्छा अनाज आएगा। इफ़ इट डिड नॉट रेन क्रॉप्स वुड फेल, अगर बारिश ही नहीं हुई तो अनाज पूरा खराब हो जाएगा। द प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स रोज, और इस वजह से अनाज के दाम बढ़ जाएंगे। इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू गेट फूड ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स, और भाव बढ़ जाने की वजह से जो लोग होते हैं उन लोगों को अनाज लेने के लिए और फिर दूसरे भी कोई चीज़ें लेना मुश्किल हो जाएगा। देयर वॉज नो फॉडर फॉर द कैटल, तो वहाँ जो जानवरों के लिए खाना नहीं मिलेगा। वाटर बिकेम स्कर्स, पानी की कमी हो जाएगी। इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू लिव इन द विलेज, और लोगों को गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। दे वेर फोर्स्ड टू लीव द विलेज, और उन लोगों को ज़बरदस्ती मजबूरन गांव खाली करना पड़ सकता है। अ फेमाइन वॉज अ ग्रेट कैलेमिटी फॉर द पीपल, और ये जो फेमाइन है वो लोगों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आती है। और किसी को भी वो मुसीबत ही लगेगा ना, अगर बेचारों को पूरा अपना गांव वगैरह घर बार सब छोड़ के जाना पड़े तो फेमाइन यानी बहुत बड़ा मुसीबत लगता है विलेजर्स को। अ ग्रेट फेमाइन ऑकर्ड इन महाराष्ट्र इन 1630 क्रिश्चियन इरा, तो 1630 में महाराष्ट्र में बहुत ही बड़ा दुष्काल आया हुआ था। पीपल वेर ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड ड्यू टू दिस फेमाइन, और लोग भी बहुत ही हतबल हो गए थे इस दुष्काल के कारण। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दीज वर्ड्स, तो इसे किन वर्ड्स में डिस्क्राइब किया गया है? पीपल वेर रेडी टू सेल देमसेल्व्स फॉर अ पीस ऑफ भाकरी, यानी इतना सूखा पड़ा था बेकार के लोग अपने आप को बेचने के लिए भी तैयार हो गए थे। क्यों? एक रोटी का टुकड़ा पाने के लिए। बट देयर वॉज नो बडी टू बाय देम, लेकिन उन लोग को खरीदने वाला उस समय कोई भी नहीं था। देयर वॉज अ सीवियर स्कॉर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन, अनाज का बहुत बड़ा टुटौड़ा बोलते हैं ना उसको, स्कॉर्सिटी यानी कमतरता थी उस समय में। एंटायर फैमिलीज वेर डिस्ट्रॉयड, और सारी की सारी पूरी फैमिली की फैमिली ख़त्म हो गई थी उस समय। कैटल एंड फार्म एनिमल्स डाइड, और जानवर जो थे जिसको गुरे ढोरे बोलते हैं ना मराठी में, तो वो लोग भी सब ख़त्म हो गए थे। एग्रीकल्चर वॉज डेवास्टेटेड, यानी एग्रीकल्चर तो कम्प्लीटली ख़त्म ही हो गया था उस समय में। द फेमाइन पुट एन एंड टू इंडस्ट्रीज, तो इस दुष्काल के कारण इंडस्ट्रीज भी ख़त्म हो गए और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स केम टू अ स्टैंड स्टिल, सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी धरा का धरा रह गया। पीपल हैड टू वॉन्डर टू फार अवे रीजन्स इन सर्च ऑफ अ लिवलीहुड, और जो लोग हैं वो लोग दूर दूर जाने लगे। क्यों? सर्च ऑफ फूड, और रहने के लिए सहारा ढूंढने लगे। It was a great challenge to bring back to normalcy the devastated life of the people.
और ये जो सब इम्बैलेंस हो गया था इस दुष्काल की वजह से, इस फेमाइन की वजह से, तो लोगों के सामने वो बहुत ही बड़ा चैलेंज था फिर से सब कुछ नॉर्मल में लाने के लिए। द वर्क ऑफ द वारकरी मूवमेंट। सोसाइटी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लाइंड बिलीव्स एंड रिचुअल्स। उस समय में लोगों को ज़्यादातर ब्लाइंड बिलीफ, अंधश्रद्धा बोलते हैं ना, अंधश्रद्धा, जंतर मंत्र तंत्र में उन लोगों को ज़्यादा भरोसा रहता था। पीपल हैड बिकम फेटालिस्टिक एंड इनर्ट, दे हैड लॉस्ट ऑल इनिशिएटिव, द कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल वॉज मिजरेबल। इन सच सर्कमस्टेंसेस द saints in Maharashtra endeavored the inspire of masses। लोग अभी कैसे हो गए थे कि भाग्य के ऊपर उन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया था और वो लोग काम काज भी नहीं करते थे, कुछ कोशिश भी नहीं कर रहे थे उस समय में। दे हैड लॉस्ट ऑल इनिशिएटिव, उनका अपने आप के ऊपर से भरोसा उठ गया था। द कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल वॉज मिजरेबल, और जो सामान्य लोग थे उसकी तो हालत बहुत ही खराब और दयनीय हो गई थी। इन सच सर्कमस्टेंसेस, और इस सिचुएशन में, इस हालात में, द सेंस इन महाराष्ट्र एंड एवर्ड टू इंस्पायर द मासेस, तो उन लोगों ने इन लोगों को इस सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को संभालने चाहिए उसके बारे में उन लोगों को गाइड किया और जीने की एक उम्मीद उन लोगों ने जगाई। ठीक है। इन महाराष्ट्र द ट्रेडिशन ऑफ सेंट्स विच बिगेन with Sant Jnaneshwar and Sant Namdev was carried on by saints coming from various strata of the society। तो सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र में जो संत थे, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, इन लोगों से ये जो संत परंपरा जो थी वो शुरू हो गई थी। और ये जो बाकी के उनके बाद जो भी सेंट आए तो उन लोगों ने वो परंपरा चालू रखी थी। पीपल फ्रॉम ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी वेयर पार्ट ऑफ द सेंट ट्रेडिशन। फॉर एग्जाम्पल संत चोखा मेला, संत गोरोबा, संत सेना, संत सावता, संत नरहरी, संत शेख मोहम्मद एटसेट्रा, संत चोखोबा's वाइफ, संत सोयराबाई एंड सिस्टर संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कान्होपात्रा, संत also among them। पंढरपुर वॉज द सेंटर ऑफ द सेंट मूवमेंट। तो जो विठल का जो मंदिर है पंढरपुर में, विठोबा, तो वो सब सेंट लोगों का सेंटर है। विठल वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर वर्शिप, और उनके जो वर्शिप का ऑब्जेक्ट कौन है तो विठल है। विठल भगवान को वो लोग बहुत मानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि जब आषाढ़ी एकादशी आती है तब उसके एक महीना पहले से ही ये जो वारकरी लोग होते हैं वो लोग चलना शुरू कर देते हैं और चलकर वो लोग बराबर आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर में पहुंचते हैं। विठल was the object of their worship on the banks of the river of Chandrabhaga at Pandharpur। The saints and pilgrims means Varkari used to rejoice in their devotion। Their equality was propagated through bhajans, kirtans and unity meals means कला। तो इस तरह से पंढरपुर में जो कहाँ पर है, चंद्रभागा नदी के किनारे पर है। वहाँ पर सारे संत लोग, वारकरी लोग जमा होते हैं। भक्ति भाव, भजन, कीर्तन सब कुछ वहाँ पर होता है। ठीक है। तो अभी आगे है संत नामदेव, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ पार्ट 2 में, वरना ये वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है।
तो तब तक आप लोग पार्ट 1 देखकर रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। बाय बाय।